हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लास के अंदर हमने भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 के बारे में जानकारी हासिल की थी, अर्थात आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी सीरीज के अंदर भारतीय संविधान के कुछ अलग प्रोविजन को हम करने की कोशिश करेंगे और आज हम जिस भाग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे उसका नाम है भाग नंबर 2, आर्टिकल 5 से लेकर 11 और भाग का नाम है नागरिकता। तो आज कौन सा भाग करने वाले हैं हम? आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग नंबर 2। नाम क्या है इसका? नाम है नागरिकता। नागरिकता। और इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद हैं 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद। जैसे ही मैंने आपको नागरिकता शब्द के बारे में बताया तो आपके दिमाग के अंदर शायद ये आ रहा होगा, या हर इंसान के दिमाग के अंदर यही आएगा कि हमें शायद इस बात की जानकारी मिलेगी कि भारत के नागरिक कैसे बना जा सकता है आज की तारीख में, या आज की तारीख में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और यदि वो नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो कैसे छोड़ सकता है। शायद हमारे दिमाग में यही आता है और हमें लगता है कि इस प्रोविज़न के अंदर ये कुछ लिखा होगा, लेकिन इस प्रोविज़न के अंदर या इस भाग के अंदर इसके बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जैसा हम सोच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, भारत के संविधान लागू होने के टाइम भारत का नागरिक कौन होगा उसके बारे में केवल लिखा हुआ है। आज भारत का नागरिक कौन होगा या आज भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम जानकारी हासिल करेंगे कि आज के टाइम में हम कैसे नागरिक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर केवल ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 की यदि बात करता हूँ या जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन की यदि बात करूं तो उस टाइम या उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा, केवल उसी के लिए यहां पर बताया गया है। या मैं एक हिसाब से आपको बताऊं कि भारत की नागरिकता के बारे में यदि प्रावधान करूं या भारत के नागरिक आप कैसे बन सकते हो इसके बारे में प्रावधान करूं तो मैं 2 भागों के अंदर बांट सकता हूं। कौन कौन से 2 भाग? पहला वो भाग जो 26 जनवरी 1950 से पहले का भाग है, या संविधान के लागू होने से पहले का भाग है। 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कैसे बना जा सकता था। और दूसरा वो भाग जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कैसे बना जाएगा उसके बारे में डील करता हो। यदि मैं चर्चा करूं 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कैसे बना जा सकता है तो उसके बारे में कहाँ लिखा गया है? उसके बारे में लिखा गया है भारत के संविधान के अंदर। और भारत के संविधान में कहाँ लिखा गया है? भारत के संविधान के भाग नंबर 2 में लिखा गया है। आर्टिकल कौन कौन से हैं आप जानते हो? आर्टिकल हमारे पास है 5 से लेकर 11 तक। लेकिन भारतीय संविधान के लागू होने के बाद आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते हो, इसके लिए भारत की संसद ने कानून बनाया हुआ है और उस कानून का नाम है नागरिकता अधिनियम। और कानून बनाया था 1955 के अंदर। कौन सा कानून भाई? नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट। नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद यदि आपने भारत का नागरिक बनना है तो आप इस अधिनियम के तहत भारत के नागरिक बन सकते हो। कब बना था? 1955 के अंदर बना था। और इस अधिनियम के अंदर अब तक 5 बार संशोधन किए जा चुके हैं, जिसे हम कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA। आपने चर्चा के अंदर सुना होगा, हाल ही के अंदर CAA चर्चा के अंदर रहा है। तो अब तक 5 CAA आ चुके हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 5 बार इसमें संशोधन हो चुका है। पहला 1986 के अंदर हुआ था, दूसरा इसमें 92 के अंदर हुआ, 1992 के अंदर। जो तीसरा संशोधन हुआ 2003 के अंदर हुआ। चौथा संशोधन 2005 के अंदर हुआ और 5वां संशोधन हाल ही के अंदर हमने देखा
2019 के अंदर संशोधन हुआ, जो सबसे ज़्यादा विवादित संशोधन रहा था। और इसी संशोधन की वजह से हमारे पास ये जो भाग नंबर 2 है ये इम्पोर्टेंट हो गया। यदि हम कुछ टाइम पहले की बात करते हैं, 2 साल पहले या 2019 से पहले की यदि हम बात करते हैं, तो पॉलिटी का कोई भी टीचर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया करता था। ये चैप्टर केवल और केवल यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन जब से हमारे पास CAA आया है, उसके बाद से हमारे पास सिटीजनशिप का जो चैप्टर है ये हमारे लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कम या ज़्यादा हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर नाम का टॉपिक है ही है। तो या तो ये यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा, यदि संविधान से आपसे नहीं पूछा जाता है तो CAA के जरिए आपसे सिटीजनशिप के बारे में डिटेल में पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट का मुद्दा है, चर्चा का मुद्दा है। और हाल ही के अंदर यदि परसों की बात करता हूं तो परसों ही हमारे गृह मंत्री जी ने ये बयान दिया है कि जैसे ही कोरोना समाप्त हो जाएगा हम CAA जो 2019 में हमने किया था उसके प्रावधानों को लागू कर देंगे। मतलब चर्चा के अंदर अभी भी बना हुआ है, सुर्खियों में अभी भी बना हुआ है, चाहे आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो फिर से हम बात करते हैं, यदि आपने भारत का नागरिक बनना था 1950 से पहले तो भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है कि आप कैसे बन सकते हो। और यदि आपने बनना है नागरिक उसके बाद तो लिखा गया है नागरिकता अधिनियम जो हमारे पास 1955 का है। या आज की मैं बात करता हूं तो जो 5 संशोधन के बाद हमारे पास जो सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है उसके तहत आप आज भारत के नागरिक बन सकते हो। हम आज की क्लास के अंदर इनको भी जानने की कोशिश करेंगे और इसको भी उस हद तक जानने की कोशिश करेंगे जिस हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन प्रोविजन की कि सिटीजनशिप के संबंध में भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, या आर्टिकल 5 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 6 के अंदर क्या लिखा गया है, इसी तरह हैं 11 तक आर्टिकल की हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 5 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 5 कहता है वे व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हैं, किनके बारे में बात करता है, वे व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी है उनके बारे में बात की गई है। तो कहता है आर्टिकल नंबर 5 कि जो भारत के मूल निवासी हैं वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उनके लिए क्या क्या बातें हैं और क्या क्या शर्तें हैं उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो पहली बात तो इन्होंने लिखी है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए भाई, भारत का मूल निवासी होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का मूल निवासी है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। कब होगा भाई, 26 जनवरी 1950 के दिन वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी बात, मूल निवासी तो हो लेकिन इसके साथ साथ 3 शर्तें बताई गई है और इन 3 शर्तों में से किसी एक शर्त की पालना करता हो। पहले बात तो भारत का मूल निवासी हो, और दूसरा क्या लिखा गया भाई, नीचे लिखी गई 3 शर्तों में से किसी एक शर्त की पालना करता हो। 3 शर्तों में से किसी एक शर्त की पालना करता हो। अब ये 3 शर्तें कौन कौन सी है भाई, पहली शर्त बताई गई है कि जो व्यक्ति है यदि उसका खुद का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। पहली शर्त क्या है भाई, उसका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो। उसका स्वयं का जन्म कहाँ हुआ हो भाई, भारत के अंदर हुआ हो। और यहाँ मैं जो भारत लिख रहा हूँ ये अविभाजित भारत है, या वो भारत है जिसका जिक्र 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके अंदर किया गया था, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। यदि उसका खुद का जन्म भारत में नहीं हुआ, या ठीक है ना, क्योंकि तीनों में से कोई एक शर्त की पालना करनी जरूरी है। यदि खुद का जन्म भारत में नहीं हुआ कोई बात नहीं चलेगा, आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा क्या है भी, आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। किसी एक का जन्म, चाहे माता का जन्म चाहे पिता का जन्म भारत में हुआ हो। या तीसरी कंडीशन क्या है, चलो आपका खुद का जन्म भी भारत में नहीं हुआ, आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में नहीं हुआ, फिर भी आप भारत के नागरिक हो सकते हो यदि आप संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हो। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप भारत के मूल निवासी हो। क्या भाई, संविधान के लागू होने से
संविधान के लागू होने से कितने टाइम पहले भाई? 5 वर्ष पूर्व यदि भारत में रह रहे हो तो भी आपको भारत का मूल निवासी मान लिया जाएगा और आपको क्या दे दी जाएगी? भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये जो दोनों, या तो पहली कंडीशन पूरी करता हो, भारत का नागरिक हो, दूसरा इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा करता हो, तो उस व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को क्या माना जाएगा? भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल नंबर 5 बात करता है भारत के मूल निवासी के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 6 बात करता है उन लोगों के बारे में जो पाकिस्तान, जिनका जो क्षेत्र है पाकिस्तान में चला गया था और वो पाकिस्तान से भारत आए हों। कौन से लोग? वे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए हों, जो पाकिस्तान से भारत में आए हों, पाकिस्तान से भारत में आए हो। अब ध्यान से देखना, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं ना, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास तारीख है जिसका नाम है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गया उसको तो सीधा ही भारत का निवासी मान लिया गया, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आया उसको कह दिया गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 19 जुलाई के बाद वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों कहा गया? क्योंकि इस दिन हमने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। तो ध्यान से देखो, मैं एक तारीख लिख रहा हूं। कौन सी तारीख है भाई? 19 जुलाई 1948। वे लोग जो पाकिस्तान से इससे पहले आ गए उनके बारे में अलग रूल है, और वे लोग जो इसके बाद आए, और इसके बाद कब तक भाई? 26 जनवरी तक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद तो हमारे पास जो नया कानून आएगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन वे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए उनके लिए कुछ अलग नियम है, और 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनके लिए अलग नियम है। इनके लिए क्या नियम है? इनके लिए तो ये है कि जिस दिन आप इंडिया के अंदर आए उस दिन से यदि आप लगातार इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्या है भाई? जिस दिन आप इंडिया के अंदर आए, इनके लिए नियम है कि भारत में आने की तारीख से, भारत में आने की तारीख से लगातार यदि भारत में रह रहे हो, लगातार भारत में रह रहे हो तो क्या बन जाओगे? आप भारत के नागरिक मान लिए जाओगे। लेकिन यदि आप इस तारीख के बाद आते हो तो इस तारीख को क्या शुरू हो चुका है भाई? रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो यदि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इनके लिए नियम क्या बन गया? इनके लिए नियम बन गया कि आपको भारत में क्या करवाना पड़ेगा भाई? पंजीयन करवाना पड़ेगा। भारत में पंजीयन करवाना पड़ेगा। पंजीयन या रजिस्ट्रेशन एक ही बात है। पंजीयन करवाना होगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि आपका पंजीयन तब किया जाएगा यदि आप पंजीयन के लिए जब आपने आवेदन किया है उससे लगातार 6 महीने पहले से आप भारत के अंदर रह रहे हो। या मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपको भारत में रहते हुए 6 महीने हो गए तभी आप पंजीयन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो दूसरी कंडीशन क्या है भाई? पंजीयन से पूर्व, पंजीयन से पूर्व 6 माह तक भारत में रहना अनिवार्य है। यदि आप भारत में रहे हो 6 महीने तक लगातार तो आप पंजीयन करवा सकते हो, और यदि आपने पंजीयन करवा दिया तो आप क्या बन जाओगे? भारत के नागरिक बन जाओगे। तो ये 2 हमने देख लिए। पहला पॉइंट उन लोगों के लिए जो मूल निवासी थे भारत के, और दूसरा उन लोगों के लिए जो भारत में कहां से आए हैं भाई? पाकिस्तान से आए हैं। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है उन लोगों के बारे में जो थे तो भारत के मूल निवासी,
चले गए पाकिस्तान के अंदर। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ यार हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, भारत में ही रहना था, तो वापस कहाँ आ गए, वो भारत के अंदर लौट के आ गए। ध्यान से देखना, भारत के मूल निवासी थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भारत के मूल निवासी थे, कहाँ चले गए, चले गए पाकिस्तान के अंदर। जब भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान में जाने के बाद वो कहाँ आ गए भाई, पुनः भारत आ गए, पुनः भारत आ गए। अब हम उनके बारे में डील करता है आर्टिकल नंबर 7 कि उन लोगों के बारे में हमने क्या प्रावधान किया है। तो ये बात कही गई है कि यदि जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस तारीख को हुआ था भाई, आप सभी जानते हैं माउंटबेटन प्लान जो है प्रभावी हो गया था हमारे पास 1 मार्च 1947। तो 1 मार्च 1947 से पहले तो भारत और पाकिस्तान थे ही नहीं, लेकिन बात है 1 मार्च 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो ये कहते हैं कि यदि जिस दिन भारत का बंटवारा हुआ उसके बाद आप कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, और वहाँ से लौट के वापस यदि आप इंडिया के अंदर आ जाते हो, और कब तक आ जाते हो, 26 जनवरी 1950 से पहले पहले। ओबियस है ये सारी भी जो बातें मैं लिख रहा हूं ये सारी 26 जनवरी 1950 से पहले की बातें हैं, उसके बाद कोई भी बात लागू नहीं होने वाली है, ये तो आप मान के चलना। यदि आप वापस भारत में लौट के आ गए तो आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अनिवार्य शर्त यही है कि रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले तक आपको क्या रहना पड़ेगा भाई, इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। तो दो बातें लिख लो, पहली बात 1 मार्च 1947 ये वो तारीख है जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, माउंटबेटन प्लान जिस दिन एक्सेप्ट किया गया था। 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान में गए, भारत से पाकिस्तान में गए परंतु लौटकर पुनः आ गए, लौटकर पुनः आ गए। उनको क्या करवाना पड़ेगा, उनको भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या पंजीयन करवाना पड़ेगा। भारत में क्या करवाना पड़ेगा भाई, पंजीयन करवाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पंजीयन के लिए अनिवार्य शर्त हमारे पास है कि पंजीयन से 6 महीने पहले, सेम वही शर्त जो पिछले बार लिखी हमने, पंजीयन से 6 महीने पहले कहाँ रहना जरूरी है, भारत में रहना अनिवार्य है। मतलब यदि आपको भारत में रहते हुए 6 महीने हो गए उसके बाद ही आप पंजीयन के लिए आवेदन कर सकते हो, अदरवाइज आवेदन ही नहीं कर पाओगे। और लास्ट में हमारे पास आर्टिकल नंबर 8 डील करता है भारतीय मूल के वे लोग जो भारत को छोड़कर दूसरे देशों के अंदर चले गए थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि भारत आज़ाद हो गया है और अब वो भारत के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोविजन करता है आर्टिकल नंबर 8 के अंदर। आर्टिकल नंबर 8, भारतीय मूल के वे लोग, भारतीय मूल के वे लोग जो विदेशों, विदेशों का मतलब है पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में, विदेशों में जाकर बस गए थे, विदेशों में जाकर बस गए थे। भाई भारत जो था गुलाम था उस टाइम, और हो सकता है बड़े बड़े धनवान लोग, पूंजीपति लोग जिनको लगा हो कि भाई गुलाम देश के अंदर क्यों रहना, हम किसी जो आज़ाद कंट्री उसके अंदर जाके रहना चाहते हैं, और वहाँ जाके रहने लग गए होंगे। और जैसे ही उनको पता चला भारत आज़ाद हो गया है, अब वो वापस इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको इंडिया के अंदर आने के बाद भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा उसके बारे में प्रोविजन करता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 8। और आर्टिकल नंबर 8 बात कहता है कि भारतीय मूल का होना चाहिए। भारतीय मूल का कौन होगा, या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी कभी भारत में रहे हों। भारतीय मूल का कौन होगा भाई, यदि जो भी नागरिक बनना चाहता है उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, तीनों बात भारत में रहे हों या जन्मे हों, कुछ भी कह सकते हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात
यदि ऐसा व्यक्ति भारत में आना चाहता है, भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो जिस देश के अंदर वो रह रहा है उस देश में भारत का जो दूतावास है उसको वहाँ पर अपना पंजीयन करवाना पड़ेगा। यदि इस दूतावास में पंजीयन करवा दिया उसने, और यदि उसने कह दिया मैं इंडिया के अंदर आना चाहता हूँ, तो दूतावास रजिस्ट्रेशन कर लेगा और उसे भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी भाई? भारतीय दूतावास में पंजीयन के द्वारा। भारतीय दूतावास में पंजीयन के द्वारा उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 4 तरीके बताए गए हैं, जिन 4 तरीकों से कोई भी व्यक्ति कब भाई 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक हो सकता था। तो यदि क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, इसके लिए भारतीय संविधान में कितने तरीके बताए गए हैं? तो 4 तरीके बताए गए हैं। आर्टिकल 5 मूल निवासियों के लिए बात करता है, आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए, आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए बात करता है जो भारत के अंदर रहते थे, पाकिस्तान में चले गए लेकिन वापस लौट के भारत के अंदर आ गए, और आर्टिकल 8 उन लोगों के बारे में बात करता है जो भारतीय मूल के थे लेकिन विदेशों के अंदर रह रहे थे और भारत के आज़ाद होने के बाद उनको लगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, इंडिया के अंदर वापस जाना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बात करता है वो लोग भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं कि यदि आप इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप साथ के साथ पेपर पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में केवल आप उन नोट्स का ही रिवीजन करें और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करके आएँ। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो भाई कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, आगे आपकी मर्जी है। तो ये 4 तरीके हमारे पास हैं। अब हमारे पास 3 छोटे छोटे आर्टिकल और बचते हैं, आर्टिकल नंबर 9, 10 और 11। जगह बची है तो मैं यहीं लिख देता हूँ। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है स्वेच्छा अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना। यदि कोई भी भारत का नागरिक है और यदि वो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, अन्य देश की नागरिकता यदि क्या करता है भाई? ग्रहण करता है, तो क्या होगा? ये तो आप जानते हो, ये संविधान के अंदर लिखा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के साथ किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को ग्रहण कर लेगा तो उसकी भारतीय सिटीजनशिप क्या हो जाएगी भाई? समाप्त हो जाएगी। उसी दिन से, उसी टाइम से, जिस टाइम और जिस दिन उसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली है, उसी टाइम और उसी दिन से उसकी भारत की जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी भाई? समाप्त हो जाएगी। कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल नंबर 9। तो लिख लो, उसकी क्या हो जाएगी भाई? भारतीय नागरिकता, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के अंदर इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। हम भारतीय संविधान की विशेषताएं करेंगे तब हम देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ प्रोविजन किया गया है। वो यहीं से पता चलता है कि न यहाँ पर किसी राज्य की नागरिकता हमारे पास है और न ही यहाँ का व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप अपने पास रख सकता है। भारत का नागरिक केवल और केवल भारत की नागरिकता ही रख सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल 10 बात करता है भारतीय नागरिकता का बने रहना, नागरिकता का बने रहना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको तब समझ आएगा जब हम आर्टिकल नंबर 11 देख चुके होंगे। तो मैं एक बार इसको स्पेस को छोड़ रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं आर्टिकल नंबर 11, शायद आपको दिख रहा होगा, फ्रेम के अंदर आ रहा होगा। तो एक बार मैं 10 को नहीं बता रहा, पहले 11 को बता रहा हूं। 11 क्या कहता है? 11 कहता है संसद की कानून बनाने की शक्ति। 11 किसके बारे में बात करता है? 11 कहता है संसद की नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति, नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति। तो आर्टिकल नंबर 11 के तहत कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, ये तो हमने बता दिया। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा, इसके बारे में कानून बनाया जाएगा। और कानून कौन बनाएगा भाई? भारत की संसद बनाएगी। और उसी कानून के तहत ही कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो पाएगा। कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। तो लिख लो, क्या बताया मैंने? 26 जनवरी
1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा? इसके बारे में कानून कौन बनाएगी भाई? भारत की संसद इसके बारे में कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10 के बारे में। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का बने रहना। इसमें लिखा हुआ है कि यदि भारत की संसद ने आर्टिकल नंबर 11 में दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए कानून बना लिया, डेफिनेटली कानून तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो कहते हैं कि यदि आर्टिकल नंबर 11 के अंदर जो भारत की संसद को पावर दी गई थी, उस पावर का उपयोग करते हुए यदि भारत की संसद कानून बनाती है तो उस कानून में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। यदि वह व्यक्ति जो आज हमारा नागरिक है ना, आज का मतलब कब है भाई? 26/1/1950 को जो भारत का नागरिक है वो उस कानून के अंदर भी भारत का नागरिक ही माना जाएगा। मतलब कि ये जो नागरिक बन गए 26 तारीख को, ये नागरिक तो बने ही रहेंगे। और जो वो कानून है वो कानून बात करेगा कि इसके बाद नागरिक हमने कैसे बनाने हैं। समझ गए होंगे आप क्या कहना चाहता हूं? मतलब ये जो नया कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा, ये कानून इन लोगों की सिटीजनशिप के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा। यही लिखा हुआ है भारतीय नागरिकता का बने रहना। तो यहां पर लिख लो, संसद के द्वारा बनाया गया कानून, संसद के द्वारा बनाया गया कानून उपरोक्त नागरिकों की नागरिकता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 10 में क्या कहना चाहते हैं। और आर्टिकल 11 में क्या लिखा है? संसद बना सकती है कानून। और हमने देखा संसद ने कानून बनाया, 1955 के अंदर कानून बनाया, और उस कानून का नाम क्या रखा गया भाई? भारतीय नागरिकता अधिनियम। और उसी कानून में बताया गया है कि अब हम भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो अब तक जो हमने लिखा है या जो हमने जाना है आज, वो सब कुछ हमने जाना है जो भारत के संविधान के अंदर, भारत के संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर या आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अब हम जानकारी हासिल करने वाले हैं भाई, मैं साइड से हट जाता हूं एक बार के लिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। अदरवाइज मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेने की बजाय नोट्स बनाइए, अपने हाथ से बने हुए नोट्स। यदि पूरे कंप्लीट नोट्स आपके पास होंगे तो एग्ज़ाम के अंदर रिवीजन इनका आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। और यदि एक अनुरोध आपसे और करना चाहूँगा, आपको यदि हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आ रहा है, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा साथ ही साथ हमारी वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो भारतीय राजनीति के लिए अच्छी वीडियो की कहीं न कहीं तलाश कर रहे हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय नागरिकता कानून के बारे में। मैंने ये तो आपको बता दिया कब बना था, 1955 के अंदर बना था। और ये भी मैंने आपको बता दिया इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं। अब तक 5 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन हुआ 1986 के अंदर, उसके बाद हुआ 1992 के अंदर, उसके बाद हुआ 2003 के अंदर, फिर हुआ 2005 के अंदर, और लास्ट में हाल ही के अंदर 2019 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। पूरे का पूरा जो एक्ट है हमारे लिए काम का नहीं है और न ही हमें पढ़ना है। हमें केवल उतना ही जानना है जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या मैं इनडायरेक्टली ये कहूँ तो जितना हमारे एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, हमें केवल उन भाग को जानना है। और 2 हिस्से हमारे इस एक्ट के ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला हिस्सा जो ये कहता है कि भारत के नागरिक आप बन कैसे सकते हो, और दूसरा हिस्सा बात करता है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। दोनों ही हिस्सों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज के टाइम में भारत की नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है, या मैं पूरा लिख लूं, भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन सा है भैया? 1955 के तहत
ए पोर्शन हम लिख रहे हैं और वो हमारे पास है कि भारत के नागरिक बन कैसे सकते हो। भारतीय नागरिकता का अर्जन करना, भारतीय नागरिकता का अर्जन, अर्जन का मतलब होता है प्राप्ति, कमाई, कि इस अधिनियम के तहत अब आप यदि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो। देखिए, इस अधिनियम के अंदर 5 तरीके बताए गए हैं कि इन 5 तरीकों के द्वारा आप भारत के नागरिक बन सकते हो। पहला तरीका कहता है जन्म से, दूसरा कहता है वंश के आधार पर, तीसरा कहता है पंजीयन के द्वारा या रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, चौथा कहता है देशीयकरण के प्रमाण पत्र के द्वारा, और पांचवा कहता है कि यदि भारत सरकार ने किसी दूसरे राज्य को जीत लिया तो उसे कहेंगे अर्जित प्रदेश, यदि कोई अर्जित प्रदेश का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ये 5 तरीके बताए गए हैं, इनके बारे में हम छोटी छोटी जानकारी या ब्रीफ में ही जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हमारे पास है जन्म से। कैसे भाई? जन्म से। और मैंने आपको बताया, क्या बताया, कितने तरीके हैं भाई इसमें? कुल मिला के हमारे पास 5 तरीके हैं। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक कैसे होगा? जो हमारे पास मूल अधिनियम था उसमें कुछ और प्रावधान किया गया था, उसके बाद 5 बार संशोधन हुए हैं, तो हर संशोधन में कुछ न कुछ चेंज किया गया है। तो मैं अलग अलग संशोधन में क्या क्या किया गया ये सब बताने की बजाय आपको एक ही लाइन में सब कुछ बता देता हूं। मैं 3 तारीख लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहली बात मैं करता हूं 26 जनवरी 1950 से, यहां से लेकर जो हमारा पहला संशोधन हुआ था 1986 का, वो संशोधन लागू किया गया था 1 जुलाई 1987 को। तो यहां से लेकर 1 जुलाई 1987 तक हमारे पास कुछ और बात थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो 2003 में संशोधन हुआ था उसमें भी यहाँ को चेंज किया गया और वो प्रभावी हुआ था हमारे पास 3 दिसंबर 2014 को। तो यहाँ से लेके 3 दिसंबर 2014 तक हमारे पास कुछ और बात थी, और 3 दिसंबर 2014 के बाद आज तक की दिन बात करता हूं तो हमारे पास कुछ और बात है। तो जो जन्म से वाला नियम है ना, उसमें 3 बार संशोधन हो चुका है। एक शब्द में ये कह दूं, पहला जो मूल संविधान या मूल अधिनियम के अंदर हमारे पास था वो नियम आपको यहाँ बताऊंगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते थे। दूसरा, ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप भारत के नागरिक कैसे बन सकते थे। और तीसरा, जो अब का टाइम पीरियड है, वर्तमान में आप भारत के नागरिक जन्म से यदि बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो। तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिनियम के अंदर क्या लिखा हुआ था। मूल अधिनियम के अंदर लिखा हुआ था यदि किसी बच्चे का जन्म भारत के अंदर हो जाता है तो वो भारत का नागरिक होगा। फर्क नहीं पड़ता उसके माँ बाप क्या हैं, उसके माँ बाप इंडियन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। लिख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था भाई? भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, वो जरूर लिखना स्टार लगा के, माता पिता की नागरिकता का कोई मतलब नहीं था कि माता पिता है कहीं के भी नागरिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता की नागरिकता यहां पर हमारे लिए अर्थहीन थी। अब इसका नुकसान क्या होने लगा, ध्यान से देखिए। कोई मान लो प्रेग्नेंट लेडी इंडिया के अंदर आई थी, घूमने के लिए आई थी और उसने यहाँ बच्चे को जन्म दे दिया, तो इस नियम के तहत तो वो बच्चा भारत का नागरिक हो गया भाई। दूसरा, मान लो कोई अवैध रूप से इंडिया के अंदर आ गया, अवैध प्रवासी जिसको हम बोलते हैं, धक्के से इंडिया के अंदर घुस के आ गए और उसका जो प्रेग्नेंट थे वो लेडी ने यहाँ बच्चे को जन्म दे दिया, तो बच्चा कहाँ का हो गया भाई? इंडिया का निवासी हो गया। और मान लो एक छोटा बच्चा है, वो यदि भारत का नागरिक है तो छोटे बच्चे उसको भारत में रहने का अधिकार है। यदि उसको रहने का अधिकार है तो उसके पालन पोषण के लिए उसके माता पिता को भी यहाँ रहने का अधिकार देना पड़ेगा।
तो अप्रवासी लोग क्या किया करते थे भाई, अप्रवासी लोग यहाँ आकर अपने बच्चों को जन्म देते, और जब यहाँ आके उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दे दिया तो बच्चा भारत का नागरिक बन जाता, और बच्चा भारत का नागरिक बन जाता तो उनके माता पिता को भी भारत में रहने की परमिशन मिल जाती, और वो लगातार तब तक परमिशन रहती जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल के बाद तो बच्चा बालिग हो चुका है, अब वो अपने दम के ऊपर रह सकता है, लेकिन 18 साल तक तो उसके माता पिता को रहने की परमिशन है ना। और 18 साल के अंदर माता पिता दूसरे जो हमारे पास तरीके हम देखेंगे पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा, वैसे भारत के नागरिक बन जाया करते थे। तो इस जो हमारे पास लूप होल था ना कि माता पिता की सिटीजनशिप अर्थहीन थी, फर्क ही नहीं पड़ता था, इसका फायदा उठा के अवैध प्रवासी भारत के नागरिक बनने लग गए थे। जब ऐसा नुकसान होने लगा तब हमने 1987 में क्या किया, चेंज किया। और चेंज हमने क्या कर दिया, हमने कहा पहली कंडीशन तो यही रखी, पहली कंडीशन क्या है भाई, भारत में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। ऐसा बच्चा जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, भारत का जन्मा बच्चा क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें हमने दूसरी कंडीशन और जोड़ दी। दूसरी कंडीशन क्या जोड़ दी, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता पिता में से कोई एक क्या हो भाई, भारतीय हो। ये हमने इसलिए कहा ताकि अवैध जो प्रवासी हमारे पास थे, इलीगल माइग्रेंट जिनको हम कहते हैं, वो भारत के नागरिक जो बन रहे थे उनको भारतीय नागरिक बनने से रोका जाए। लेकिन इस बात का भी हमें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। होता क्या, अवैध नागरिक जो है बांग्लादेश से हमारे यहाँ पर आते और वो भारत की लड़कियों से शादी कर लेते, उनसे बच्चा पैदा करते, उनके यदि बच्चा हो गया तो उसका बच्चा उनका इंडियन है तो उसका पिता क्या होगा भाई, उसको इंडिया में रहने की परमिशन दी जाएगी। या वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आती, यहाँ के लड़कों से शादी कर लेती, यहाँ के लड़कों से शादी करने के बाद उनकी लड़कियों को बच्चा हो जाता, यदि बच्चा इंडियन है तो उसकी माँ को भी इंडिया के अंदर तब तक रहने की परमिशन दी जाएगी तब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, और 18 साल के अंदर तो कहीं ना कहीं से इंडिया की नागरिकता अचीव कर ही लेंगे। तो इसलिए हमने एक कोशिश तो की कि अवैध भारतीय जो हैं, अवैध प्रवासी हैं, भारत के नागरिक नहीं बन सके, इसलिए हमने कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी हमारी उतनी सफल नहीं हो पाई। इसलिए हमें फिर से संशोधन करना पड़ा, और संशोधन किया गया 2014 के अंदर। और अब क्या कह दिया गया, अब ये कह दिया गया, पहली बात ये कह दिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो। क्या कहा गया भाई, पहली बात माता पिता जो है दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। जन्म के समय माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, पहली बात तो ये। दूसरी बात, या क्या कहा गया है कि यदि माता पिता दोनों भारत के नागरिक नहीं हैं, इन दोनों में से यदि एक भारत का नागरिक है ना, तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। सीधा ही हमने लिख दिया भाई, यदि आप दूसरा जो है चाहे माँ अवैध प्रवासी है चाहे पिता अवैध प्रवासी है तो उस बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तथा क्या लिख दिया, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा जो भी बच गया वो अप्रवासी भारतीय नहीं हो, या मैं कह दूं अवैध अप्रवासी नहीं हो, इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, अवैध अप्रवासी नहीं हो। अवैध अप्रवासी हुए हैं भाई जो गलत तरीके से इंडिया के अंदर आके रहने लग गए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास परमिशन नहीं है, वो लोग गलत तरीके से बिना वीजे के इंडिया के अंदर आके रह रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं अवैध प्रवासी। तीसरी बात हमने और लिख दी। तीसरी बात ये है कि इस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी बात यहाँ नहीं लिखी गई है भाई, तो यहाँ पर हमने जन्म के आधार पर देख लिया कि जन्म के आधार पर इंडियन कैसे बना जा सकता है। तो आज जो कंडीशन है, आज ये कंडीशन है, या तो बच्चे के जन्म के टाइम माता पिता दोनों इंडियन होंगे, जैसे हम देखते हैं कि इंडियन जो माँ बाप है उनके बच्चे ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं, भारत के नागरिक बन जाते हैं। इसलिए बनते हैं क्योंकि जन्म के समय बच्चे के माता पिता दोनों भारतीय हैं। दूसरा, यदि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय है वो भी भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन खास बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि जन्म के समय जो दूसरा बच्चा जो बच गया, चाहे माता विदेशी है चाहे पिता विदेशी है, उसका जरूरी है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यदि वो अवैध प्रवासी नहीं है तो उसका बच्चा इंडियन हो जाएगा बाय बर्थ। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है
वंश के आधार पर। ये तो था जन्म के आधार पर, और दूसरा हमारे पास है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, इसमें भी अब तक 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। कैसे कैसे संशोधन हुए हैं, फिर से मैं इसी तरह की टाइमलाइन आपको बना के बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो बात हम करते हैं 26 जनवरी 1950 से। कब तक की बात है? 10 दिसंबर 1992 तक। जो 1992 का संशोधन हुआ था वो 10 दिसंबर 1992 को लागू हुआ था। यहाँ तक हमारे पास कुछ और रूल था। अब यहाँ से हम चले और 3 दिसंबर 2014 तक, जो 2014 का संशोधन था, वहाँ तक हमारे पास कुछ और रूल था। 3 दिसंबर 2004 तक हमारे पास कुछ और रूल था। 2004 है भाई, 14 नहीं है, सॉरी। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ से लेके और वर्तमान तक हमारे पास कुछ और रूल है। कौन सा रूल है अभी हम चर्चा कर लेते हैं। वंश के आधार पर यदि आप भारत के नागरिक बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो। सबसे पहले शुरू के अंदर तो ये था कि यदि जो भी बच्चा है उसके जन्म के समय माता पिता यदि दोनों भारतीय हैं तो बच्चा वंश के आधार पर क्या होगा भी भारत का नागरिक होगा। यहाँ पर क्या रूल था? बच्चे के जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए। जन्म के समय माता पिता दोनों क्या हों भाई? भारतीय हों। चाहे उनका बच्चा इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो या नहीं पैदा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो क्या है भी बच्चे का इंडिया के अंदर पैदा होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर यदि बात करता हूँ तो बच्चा इंडिया के अंदर पैदा हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जन्म के समय बच्चे के माता पिता दोनों भारतीय हैं तो वंश के आधार पर बच्चा क्या बन जाएगा भाई? भारतीय बन जाएगा। ये तो बात थी हमारे पास 1950 से लेके 1992 का संशोधन जब तक नहीं हुआ तब तक। लेकिन इसमें क्या लिखा गया? माता पिता का दोनों भारतीय होना जरूरी था। बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध किया कि माता पिता दोनों भारतीय होना ये क्यों जरूरी है, ये तो लैंगिक जो है भेदभाव हमारे पास है। ऐसा होना चाहिए कि चाहे माता भारतीय हो चाहे पिता भारतीय हो तो भी इनको क्या मिलनी चाहिए भी? भारतीय सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो इस टाइम जैसे हमने यहाँ कहा माता पिता में से दोनों एक भारतीय होना चाहिए, सेम बात हमने यहाँ लिख दी कि बच्चा चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, यदि माता पिता में से कोई भी एक भारतीय है तो भी उसको वंश के आधार पर क्या मिल जाएगा भाई? सिटीजनशिप मिल जाएगी। माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो तो उसको मिल जाएगी भारत की नागरिकता। लेकिन बाद में हमने 2004 के अंदर फिर से हमने चेंज किया, और हमने क्या चेंज किया? हमने ये चेंज किया कि पहली बात तो यही जो ये बात थी वो तो कंटिन्यू हमने रखी कि माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। ये बात तो एज इट इज है, ये बात तो एज इट इज हमने रखी। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन और लगा दी कि अब यदि भारत के बाहर किसी बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चा भारत का नागरिक तभी बनेगा यदि उसके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर, उसके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर भारतीय दूतावास वहाँ जो है, जिस देश के अंदर उसके माता पिता रह रहे हैं, उस देश के अंदर जो भी भारतीय दूतावास है उस दूतावास के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर? बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर। यदि आपने बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप इस आधार पर भारत के नागरिक नहीं बन पाओगे। तो पहली कंडीशन क्या लिख दी भाई? बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर, बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास बोल दो या काउंसलर बोल दो, एक ही बात है, भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा या पंजीयन करवाना होगा। पहली बात तो ये लिख दी है, और दूसरी कंडीशन और लगा दी है कि जिस टाइम आप बच्चे का पंजीयन करवा रहे हो उस टाइम आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, शपथ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हमारा बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। मान लो बच्चे के माँ बाप दोनों रहते हैं अमेरिका के अंदर और उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है और उन्होंने अपने बच्चे को भी क्या बना दिया भी? अमेरिकन बना दिया। उसको भी उसकी क्या दिलवा दी भी? सिटीजनशिप दिलवा दी है।
और वो क्या करते हैं, इस आधार पे अप्लाई कर देते हैं कि उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाए। तो क्या मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम जानते हैं भारत के अंदर केवल एक ही नागरिकता है, दो तो नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये तो सही है। साथ ही साथ आपको ये भी कहना पड़ेगा, ये भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है या दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। तो आपको क्या देना पड़ेगा भाई? शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। शपथ पत्र देना पड़ेगा किस बात का? कि किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका था जिसको कहा हमने वंश के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, और तीसरा तरीका कहता है पंजीयन के द्वारा। पंजीयन के द्वारा, या मैं कह दूं रजिस्ट्रेशन के द्वारा, एक ही बात है। पंजीयन के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा। आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, आपको रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा इंडिया का जो हमारे पास एम्बेसी है वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, या भारत का जो गृह मंत्रालय है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं हमने जो रजिस्ट्रेशन करते हैं भारतीय नागरिकों का, तो उनका वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप भारत के नागरिक बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, देखो वैसे तो ये जो पंजीयन के द्वारा वाला भाग है ना, बहुत बड़ा भाग है, लंबा चौड़ा भाग है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा सा एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। यदि कोई भी व्यक्ति पंजीयन के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उससे पहले लगातार 11 सालों तक वो भारत के अंदर रहा हो। मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो 11 साल की रेंज है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन एवरेज या जनरल रूल जो है, सामान्य रूल है, वो ये है कि आप रजिस्ट्रेशन से पहले, पंजीयन से पहले कितने टाइम भाई? लगातार 11 साल तक आप इंडिया के अंदर रहो, लगातार 11 साल तक इंडिया के अंदर रहो। प्लस आपने आवेदन कर दिया, अभी 11 साल के बाद तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन के बाद भी आपको लगातार 1 साल इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। तब तो क्या किया जा सकता है? आवेदन किया जा सकता है। और दूसरा क्या है? आवेदन के बाद भी आप लगातार 1 साल इंडिया के अंदर रहोगे। तो कुल मिला के कितने साल हो गए भाई? 11 साल वो हो गए और 1 साल ये हो गए, तो 12 साल हो गए। यदि रजिस्ट्रेशन के बाद लगातार आप 1 साल इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आपको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और कौन से तरीके से मिल जाएगी भाई? पंजीयन के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा। इस तरीके से यदि आप सिटीजनशिप लेना चाहते थे तो आपको 12 साल का टाइम लगता था। हाल ही के अंदर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसने इसी को ही संशोधन किया है। उसने क्या कह दिया, जो अभी मैं बात करता हूं, हाल ही में जो CAA हमारे पास 2019 जो आया है, डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बस ऊपर ऊपर से मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा कि CAA 2019 क्या कहता है। CAA 2019 ये जो 12 साल की उम्र है ना, इस 12 साल की जो टाइम पीरियड है इसी को आधा करता है, 6 साल करता है। लेकिन सभी के लिए नहीं करता, केवल 3 देश के लोगों के लिए करता है। वे जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए हों, वे जो बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए हों, और वे जो कहाँ से भाई? अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर आए हों। CAA लागू होता है केवल 3 देश के नागरिक। 3 देश के नागरिक कौन कौन से? पहला पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए हों, दूसरा बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए हों, और तीसरा कहाँ से भाई? अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर आए हों। यदि यहाँ से आए हों, पहली बात तो ये, और यहाँ से आए हुए नागरिक जो हैं ये 6 धर्मों में से किसी एक धर्म के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से आने वाला हर नागरिक, पहली बात तो इन 3 देशों से आए हों, दूसरी बात इन 3 देशों से आए हों फिर भी इन 6 धर्मों में से ही होना चाहिए, हर नागरिक नहीं। 6 धर्म कौन कौन से? या तो हिंदू हो, या मुसलमान नहीं होना चाहिए भाई, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो,
या पारसी हो। 1 2 3 4 5 6 इन 3 देशों से यदि इन 6 धर्मों के लोग इंडिया के अंदर आते हैं तो ये जो टाइम है ना 11 साल का, कि आप 11 साल के अंदर इंडिया के अंदर रहोगे तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इस 11 साल के टाइम को कितना कर दिया उन्होंने, इस 11 साल के टाइम को कर दिया 5 साल। तो आप 5 साल के बाद आवेदन कर सकते हो और 1 साल के बाद आपको क्या मान लिया जाएगा, नागरिक मान लिया जाएगा। तो जो पहले हमारे पास 12 साल का टाइम लगता था वो इन लोगों के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, 6 साल का टाइम लगेगा। अब CAA का विरोध क्यों हुआ था, विरोध का रीजन क्या था, फायदे में था या नुकसान में था, उसके बारे में कभी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। यदि आज की क्लास में हमने उसके बारे में चर्चा की तो क्लास बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। आज की क्लास में केवल आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है उसी टॉपिक पे रखना चाहता हूं, वरना CAA ही अकेला ऐसा टॉपिक है जिसपे 2 से 2.5 घंटे का एक अच्छा खासा लेक्चर दिया जा सकता है, जो मैं आज क्लास में आपके नहीं देने वाला। अब हम चलते हैं, चौथा तरीका हमारे पास कौन सा है। चौथा तरीका है देशीयकरण प्रमाण पत्र के द्वारा, या प्राकृतिक रूप से भी उसको कहा जा सकता है, देशीयकरण प्रमाण पत्र के द्वारा। देशीयकरण प्रमाण पत्र द्वारा या प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हमें कम से कम 15 से 20 पॉइंट दिए गए हैं। हमें पूरे के पूरे पॉइंट जानने की जरूरत नहीं है। 15 से 20 पॉइंट के अंदर हमें यह बताया गया है कि देशीयकरण का प्रमाण पत्र किस किस को दिया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा हो, जो इंडिया के अंदर रहा हो, जिस पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया गया हो, जो भारत के मित्र राष्ट्र का मेंबर हो। लगभग हमारे पास 15 से 20 ऐसे रूल दिए गए हैं कि यदि ये सारे रूल जो है या नियम जो है या कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी तभी किसी व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे दिया गया है तो वो देशीयकरण का प्रमाण पत्र भारतीय जो गृह मंत्रालय है उसका जो सिटीजनशिप विभाग है उसके अंदर जमा करवाएगा और उसे क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो ये क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि देशीयकरण का प्रमाण पत्र देता कौन है। तो देशीयकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। केवल इतना हम लिख लेते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है भी, भारत सरकार के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से। इतना लिख लो आप बस, भारत सरकार के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से। ठीक है ना, डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो हमारे पास 5वां तरीका है, 5वां तरीका क्या कहता है भाई, 5वां कहता है अर्जित प्रदेश के नागरिक। अर्जित प्रदेश के नागरिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि भारत किसी दूसरे प्रदेश को इंडिया के अंदर मिलाता है, कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा एरिया जो आज इंडिया का हिस्सा नहीं है लेकिन बाद में इंडिया के अंदर मिल जाता है, जैसे हमने देखा आर्टिकल नंबर 3 के बारे में हमने चर्चा की, या आर्टिकल नंबर 2 के बारे में हमने चर्चा की, जो इसके ही बारे में बात करता है कि बाहर का एरिया यदि इंडिया के अंदर मिलाना है तो कैसे मिलाया जाएगा। तो यदि किसी एरिया को आर्टिकल नंबर 2 के तहत हम इंडिया के अंदर मिलाते हैं तो उसे हम कहेंगे अर्जित क्षेत्र। और यदि उस क्षेत्र को मिला लिया गया तो वहाँ की नागरिकों का अब क्या होगा, उनको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, तो उनके बारे में प्रावधान किया गया है भाग नंबर 5 में। ये सीधा कहता है कि यदि किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया गया है तो भारत सरकार एक घोषणा निकालेगी या भारत सरकार एक ऑर्डर निकालेगी और उस ऑर्डर में लिख देगी कि सारे के सारे नागरिक जो यहाँ के नागरिक हैं अब से भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो कैसे भाई, केंद्र सरकार की घोषणा के द्वारा या केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा। केंद्र सरकार की घोषणा या आदेश द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा सिक्किम जो है हमारे पास सबसे लास्ट के अंदर इंडिया के अंदर मिला था 1974-1975 के आसपास इंडिया के अंदर सिक्किम को मिलाया गया था। तो सिक्किम के लोगों को इसी के तहत ही भारत का नागरिक माना गया है। तो ये 5 तरीके हमारे पास हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता ली जा सकती है, जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीयन के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, और अर्जित प्रदेश के जो नागरिक हैं वो भी भारत के क्या हो सकते हैं भाई, नागरिक होंगे, लेकिन भारत सरकार यदि ऐसी घोषणा कर देगी।
अब हम बात करते हैं कि भारत की जो नागरिकता है उसका त्याग कैसे किया जा सकता है या उसकी समाप्ति कैसे की जा सकती है। ये भी हमारे पास इसी अधिनियम के अंदर लिखा गया है। जल्दी जल्दी से जितना भी टाइम हमारे पास आज का बचा हुआ है उस टाइम के अंदर हम करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता का त्याग कैसे किया जा सकता है। भाई आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, कम से कम कुछ न कुछ तो हो आपको। कहते हैं ना कि नए से कुछ ही भला। अब अपने आ जाते हैं भारतीय, इसी अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता की समाप्ति, भारतीय नागरिकता का अंत लिख दो या भारतीय नागरिकता की समाप्ति लिख दो, एक ही बात है। तो 3 तरीके बताए गए हैं भाई। पहला तरीका बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर दे, इसे हम बोलते हैं स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। किसके द्वारा भाई? स्वैच्छिक त्याग द्वारा। स्वैच्छिक त्याग द्वारा इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो अडल्ट है, पूर्ण आयु का है, मतलब जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, तथा जो पूर्णतः स्वस्थ है। पागल आदमी की हम बात नहीं कर रहे। पागल आदमी को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। पहली बात तो वयस्क आदमी है, पूर्ण आयु जिसने प्राप्त कर ली है। दूसरा, उसके पास इस बात की सक्षमता है और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। यदि ऐसा व्यक्ति भारत की सिटीजनशिप को त्याग देगा अपनी इच्छा से, तो अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा। 2 बातें लिखाई भी मैंने। पहली बात क्या? पहली बात तो ये कि पूर्ण आयु का व्यक्ति होना चाहिए, पूर्ण आयु का व्यक्ति होना चाहिए। तथा दूसरा कौन सा होना चाहिए भाई? पूर्ण क्षमता का व्यक्ति होना चाहिए, जिसको ये पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। पूर्ण क्षमता का व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को क्या कर सकता है भाई? त्याग सकता है। उसका जब मन करे वो त्याग दे। भाई किसी व्यक्ति का मन नहीं है इंडियन रहने का, तो उसके पास ये अधिकार तो होगा ना कि वो अपनी सिटीजनशिप को क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है तो उसके जितने भी नाबालिग बच्चे हैं वो भी अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। नाबालिग बच्चों की बात कर रहा हूं, जो बच्चे 18 साल से कम के हैं। जो बच्चे 18 साल से ज़्यादा के हैं वो भारत के नागरिक रहेंगे, लेकिन जो बच्चे 18 साल से कम के हैं वो अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लो, उसके जिसने त्याग दिया उसके नाबालिग बच्चे, उसके नाबालिग बच्चे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। भी उनकी नागरिकता भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, नागरिक नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे बच्चों को एक अवसर दिया जाएगा। जैसे ही वो बच्चे बालिग होते हैं तो उनको अवसर दिया जाएगा कि बालिग होने पर यदि वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो केवल एक आवेदन के द्वारा भारत के नागरिक बन सकते हैं। उनको केवल इतना कहना होगा, भारत के जो रजिस्ट्रेशन विभाग है, कि हमारे पिताजी ने जब हम नाबालिग थे तब यहाँ की नागरिकता का त्याग कर दिया था, लेकिन हम यहाँ के नागरिक बने रहना चाहते हैं, तो उनको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। लिख लो, उसके नाबालिग बच्चे भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन वयस्क होने पर वे भारत के नागरिक बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं। भारत के नागरिक बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाती है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के साथ क्या कर दे? नागरिकता का त्याग कर दे। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी, डिसमिसल, कि आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया गया है। और बर्खास्त कब किया जाता है? बर्खास्त तब किया जाता है यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली हो। यही हमने आर्टिकल नंबर 9 के अंदर देखा। तो इसमें क्या है? यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता यदि हासिल कर ली है
तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है उसे क्या कर दिया जाएगा, भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार की है और ऐसे समय में स्वीकार की है जब भारत युद्ध की स्थिति के अंदर हो, तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों के अंदर जाके शरण ली है। ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग दूसरे देशों की नागरिकता भी स्वीकार कर ली, क्योंकि वहाँ की यदि रहना है तो कोई ना कोई प्रोविजन तो उनके लिए बनाना ही होगा ना, कि वहाँ पर कैसे रहेंगे, वरना तो अवैध प्रवासी हो जाएंगे वो। मान लो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद यूक्रेन में और रशिया के अंदर युद्ध समाप्त हो जाता है और सब कुछ जो सिचुएशन है वैसे की वैसी हो जाती है और उन लोगों का मन करता है भारत यूक्रेन के अंदर वापस आने का, तो यूक्रेन उनको आने के लिए मना नहीं करेगा। क्यों? यूक्रेन जानता है कि जब ये लोग यहाँ से गए थे तब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जान बचाने के लिए यहाँ से जाना जरूरी था। सेम यही बात यहाँ लिखी गई है कि जब भारत युद्ध की स्थिति के अंदर हो तब यदि कोई व्यक्ति बाहर जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसके पास मौका होगा कि जैसे ही हमारी युद्ध की समाप्ति हो वो भारत का नागरिक पुनः बन सकता है। तो लिख लो अपवाद, लिख लो इसका, केवल नोट की बजाय क्या लिख लो, अपवाद। इसका अपवाद क्या है भाई? युद्ध की स्थिति में दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना। और तीसरा तरीका है हमारे पास वंचित करने द्वारा, जिसे हम कहते हैं धक्के मार के निकाल दिया, वो है आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, वंचित करने द्वारा। यहाँ पर 5-6 हमारे पास तरीके बताए गए हैं, कंडीशन बताई गई हैं। यदि उनमें से कुछ भी होता है तो भारत सरकार अनिवार्य रूप से उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर देगी। लिख लो, निम्न परिस्थितियों में केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से, इंपॉर्टेंट बात है भाई, अनिवार्य रूप से नागरिकता से वंचित कर देगी, नागरिकता से वंचित कर देगी। कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहली स्थिति, यदि ये पाया जाता है कि इस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता फर्जी तरीके से ली है, तो यदि भारत सरकार को लगता है कि फर्जी तरीके से नागरिकता ली थी तो आपके पास अधिकार है, आप खत्म कर दो। फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण करने पर नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करता है, तो उसकी भी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का अनादर करने पर, भारतीय संविधान का यदि कोई व्यक्ति अनादर करता है तो भी कह दिया जाएगा टाटा बाय बाय, आप इंडिया में रहने लायक नहीं हो, चलो यहां से। तीसरी बात, यदि युद्ध के दौरान भारत किसी देश के साथ युद्ध कर रहा हो और युद्ध के दौरान कोई भी व्यक्ति शत्रु देश के नागरिक के साथ या शत्रु देश की सेना के साथ किसी भी तरीके से गैर कानूनी बातचीत करता है या गैर कानूनी व्यापार करता है, तो भी युद्ध के दौरान शत्रु देश से गैर कानूनी रूप से बातचीत करे या व्यापार करे तो भी कह दिया जाएगा टाटा बाय बाय, आप यहाँ नहीं रहो, जहाँ से आपको मोहब्बत है आप वहीं जाके रहो। चौथा, यदि आप लगातार 7 साल तक इंडिया के अंदर नहीं रहते हो, 7 साल तक यदि आप गायब रहते हो, डिसअपीयर रहते हो इंडिया से, तो भी ऐसा किया जा सकता है। लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहने पर। और लास्ट के अंदर है, यदि आपने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी पंजीकरण के द्वारा या प्राप्त की थी देशीयकरण के द्वारा। 2 तरीके हैं। कैसे कैसे भाई? या तो आपने प्राप्त की हो पंजीकरण के द्वारा
या आपने प्राप्त की हो देशीयकरण के द्वारा, इन दोनों के द्वारा प्राप्त की थी, तथा आपको प्राप्त किए हुए अभी 5 साल का टाइम ही हुआ है या 5 साल के अंदर अंदर आपको किसी दूसरे देश के अंदर सजा मिल जाती है, और कितनी सजा भाई, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की यदि आपको सजा मिल जाती है तो भी हमारे पास ये है अधिकार कि हम आपको टाटा बाय बाय कह सकते हैं। यदि पंजीकरण के द्वारा आप भारत के नागरिक बने या देशीयकरण के द्वारा भारत के नागरिक बने तथा 5 साल के अंदर अंदर 5 साल के अंदर अंदर कहाँ पर भाई, किसी दूसरे देश में, 5 साल के भीतर किसी दूसरे देश में 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की आपको कैद हो जाती है तो भी आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो ये हमारे पास 5 कंडीशन ऐसी है जब भारत सरकार अनिवार्य रूप से आपको टाटा बाय बाय कह देगी कि आप भारत के नागरिक बनने लायक नहीं हो। बर्खास्तगी कब तब की जाएगी, जब आपने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो और आप इच्छा से त्याग भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं जिन तरीकों से भारत की नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। ये जितने प्रावधान मैंने आज आपको बताए हैं हमारे एग्जाम के अंदर इससे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो आज हमने भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 के बारे में जानने की कोशिश की, साथ ही साथ हमने जाना भारतीय नागरिकता कानून 1955 और उसके अंदर हुए 5 संशोधन जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। आज की क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए